हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंचो साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, कूलॉम्स लॉ तो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। जिनको नहीं पता वो मेरे पहले के वीडियोज़ को देखें, उसमें कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया गया, अच्छे से डिस्कस किया गया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को जितना ज़रूरत हो उतना हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा हम लोग जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ जो होता है वो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को बताता है ना। दो पॉइंट चार्ज है, सपोज एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ये पॉइंट चार्ज, ये चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2 और दोनों के बीच डिस्टेंस है R। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा कितना, तो 1/4πε0। अगर फ्री स्पेस में तो ε0 लगेगा इनटू Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चीज़ से हम लोग को ये बात पता चलता है कि दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। सपोज 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन क्या वो फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है या Q2 Q1 पर लगा रहा है? अगर Q1 Q2 पर लगा रहा है तो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इधर की इधर की उधर, मतलब किस साइड लगा रहा है, कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है, नहीं पता। Q2 अगर Q1 पर लगा रहा है तो इस पर किस साइड लगा रहा है फोर्स, ये नहीं पता। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ को वेक्टर का मतलब डायरेक्शन का ध्यान में रखते हुए, किस साइड फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कूलॉम्स लॉ को स्टडी करेंगे। इसी को कहा गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम लोग को स्टडी करना है कि कूलॉम्स लॉ कैसे कैसे किस पर कितना लगाता नहीं लगाता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को ये बात तो पता चला था कि फोर्स कितना लगता है, फोर्स इतना लगता है। लेकिन वो फोर्स Q1 Q2 पर लगाता है कि Q2 Q1 पर लगाता है, कौन किस पर लगाता है हमको नहीं पता है। ठीक है, खाली इतना ध्यान रखिएगा कि इतना फोर्स कैलकुलेट करके लाया गया था कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के पहले अपने को एक बेसिक जानकारी अपने को ध्यान रखना चाहिए। वो है वेक्टर में एक ज़बरदस्त टॉपिक था यूनिट वेक्टर। फ्रेंड्स देखिए, यूनिट वेक्टर क्या था, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा उसका। यूनिट वेक्टर है ना, कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो 1 हो, वैसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। और उसको डिनोट कैसे करते थे, तो याद कीजिए, अगर एक वेक्टर होगा तो उस पर कैप अगर लगा देते हैं तो ए का कैप लगाने से वो बन जाता था यूनिट वेक्टर। मतलब ये डिनोशन है यूनिट वेक्टर का। एक वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, इसलिए इसको लिखा गया ए का कैप। अगर हम लोग ये लिखते हैं तो ये ए वेक्टर तो जरूर होगा, लेकिन ये यूनिट वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, गारंटेड नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, नहीं पता। लेकिन यहाँ 100% श्योर हो गए कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर 100% है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं, इसका मैग्नीट्यूड बताया जाएगा आपको, तब हम समझ पाएंगे कि यूनिट वेक्टर है या कोई दूसरा वेक्टर है। लेकिन यहाँ 100% हो गया। तो यूनिट वेक्टर बराबर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे फ्रेंड्स, देखिए क्या था। किसी भी वेक्टर का, सपोज एक वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर से हमको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो इस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए। वेक्टर ए जो आपको दिख रहा है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सिर्फ ए होता है ना। तो सिर्फ ए से अगर इसको हम डिवाइड कर दें, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड का मतलब विदाउट वेक्टर, विदाउट डायरेक्शन, तो इस वेक्टर को उसके अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो डिवाइड करने पर क्या बन जाता है, वो आ जाता, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, उसका मतलब वो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया है। जो पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर को वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। एक यूनिट वेक्टर का मतलब है कोई एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो बन जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम लोग इसको सोल्व करके एक और इक्वेशन बनाए आगे, क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये ए इधर आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ए इंटू ए का कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये जो हम लोग लाए हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है ये इक्वेशन। ध्यान दीजिए, ये ए जो आपको दिख रहा है सिर्फ ए, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये है यूनिट वेक्टर। ठीक, और ये है ए लेकिन वेक्टर में,
ये भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता, ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 100% यूनिट वेक्टर है ये, और ये स्केलर क्वांटिटी। अगर इसको ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पता चलता है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर क्वांटिटी को अगर उसके उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में बदलने के लिए उस स्केलर क्वांटिटी में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ गए क्या बोल रहे हैं? एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको उस स्केलर को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में बदलने के लिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को जो समझना था वेक्टर में समझ चुके हैं। अब हम लोग स्टडी करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। सपोज फ्रेंड्स, ये एक चार्ज है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है। ये चार्ज आपका हो गया Q1, ये चार्ज हो गया Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक, तो ये बात हमको पता है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स F बराबर, मतलब इनके बीच जो कूलम्ब्स लॉ का फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ कंसिडरेशंस है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ फोर्स का बात करते हैं। फोर्स लिखते हैं 1 2 वेक्टर। इसका मतलब समझिए क्या है ये। अगर इस तरह से हम कहीं पर लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखे हैं, तो उसमें 1 2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा है 1 पर, जो फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा, उस 1 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ पाए? इसका मतलब है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण? 2 के कारण। अच्छा, अगर हम लोग इसका अपोजिट बात करें, F21 लिखा रहता, इसका मतलब क्या होता? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। सेकेंड पर लगने वाला फोर्स किसके कारण? फर्स्ट के कारण। मतलब ये होता फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 1 2 मतलब 1 पर लगा 2 के कारण, 2 पर लगा 1 के कारण। अगर भाई यहाँ पर रहता AB, इसका मतलब क्या समझते? कि वो A पर फोर्स लग रहा है B के कारण, है ना। A पर लग रहा है फोर्स B के कारण। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसको। अच्छा, एक डिनोशन ये वाला हो गया। इसका आगे का डिनोशन एक और चीज देखिए, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। R12 का मतलब यहाँ पर है, इसका मतलब है फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की ओर, फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2 मतलब 1 से 2 की ओर दिखा रहा है ये। और अगर यहाँ पर लिखल रहे R21, उसका मतलब 2 से 1 की ओर, फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम 2 to 1, है ना। ये डिनोशंस है, इन डिनोशंस को ध्यान रखिएगा। चलिए तब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, हमको भी कैलकुलेट करना है कि इस 2 पर कितना फोर्स लग रहा है इस 1 के कारण। क्या कैलकुलेट करना है? ये 2 पर फोर्स लग रहा है, चूंकि दोनों चार्ज हैं, अभी मान लेते दोनों को पॉजिटिव चार्ज, दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, है ना। तो इस 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के कारण, दोनों पॉजिटिव चार्ज, 100% रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण अब 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है? कौन लगा रहा होगा? 1 लगा रहा होगा। तो फोर्स कितना लगा रहा है हमको कैलकुलेट करना क्या है कि 2 पर कितना फोर्स लग रहा है। F2 पर कितना फोर्स लग रहा है, किसके कारण? 1 के कारण। हमको ये कैलकुलेट करना है कि 2 पर कितना फोर्स लग रहा है 1 के कारण।
ठीक है। तो चूंकि एफ बराबर तो ये होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये एफ तो क्या बदल गया, वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। ये जो एफ आपको दिख रहा हो उसको तो हम वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए। 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण, 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण, चूंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो 100% है कि ये 2 को धकेल रहा होगा इस साइड, होगा, है ना। 1 2 को इस साइड धकेल रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, एफ। 2 पर लग रहा फोर्स 1 के कारण, है कि नहीं। ये फोर्स 100% इसमें डायरेक्शन आ गया। अगर F21 लिखे मतलब 2 पर लग रहा फोर्स 1 के कारण, ये 1 जो है इसको उस साइड फोर्स, चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये 1 उसको धकेल रहा होगा उस साइड, इधर इधर जा रहा होगा, बाहर बाहर जा रहा होगा ये। मतलब F21 का मतलब होगा कि इस साइड डायरेक्शन दिखा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा, मतलब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर ये फोर्स क्या बन गया, वेक्टर बन गया। तो इस साइड तो ये स्केलर था, शुरुआत में दोनों साइड ये भी स्केलर यूज किए थे, इसको भी स्केलर बताए थे, कोई यहाँ पर वेक्टर का खेल था ही नहीं। लेकिन अगर इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट किया तो राइट हैंड साइड का भी सारा का सारा चीज वेक्टर में आना चाहिए। तो ये पूरा पार्ट जो है स्केलर में, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको स्केलर में कन्वर्ट करने के, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो स्केलर क्वांटिटी इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे हम लोग कि ये जो आपका स्केलर क्वांटिटी इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटी जो उसको क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर इंटू, यहाँ तक तो स्केलर क्वांटिटी है। इस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके यूनिट वेक्टर कहने का मतलब, इसमें ध्यान से देखिए तो ये तो पूरा पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसमें स्केलर वेक्टर का कोई खेल ही नहीं है। ये चार्ज है तो चार्ज तो स्केलर वेक्टर हो ही नहीं सकता, इसमें डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। सिर्फ यहाँ पर देखिए आर ऐसा एक क्वांटिटी दिख रहा है अपने को, आर का मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच। ये आर एक ऐसा चीज है जो वेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब इस स्केलर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है कि इस आर का यूनिट वेक्टर, है ना। इस स्केलर क्वांटिटी में ऐसा कोई क्वांटिटी है ही नहीं जो वेक्टर में कन्वर्ट हो सके, सिर्फ ये आर है। तो आर का ही यूनिट वेक्टर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। आर यहाँ पर 4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर मतलब आर का यूनिट वेक्टर। अच्छा आप ध्यान दीजिए, डायरेक्शन का अगर बात करें यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर होगी तो इसका डायरेक्शन तो दिखाना पड़ेगा कौन साइड है। तो F21 किस साइड लग रहा है, ध्यान दीजिए, F21 लग रहा है 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, है ना, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। तो 1 से 2 की ओर देखो, देखिए तो यहाँ पे 1 से 2 की ओर क्या है, R12, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका R12, समझ पाए। F21 ध्यान दीजिए, F21 जो था इसका मतलब हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप 12, ठीक है। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पर 1 2 आया है, कंफ्यूज ना करें, ध्यान दीजिए 2 1 यहाँ पर 1 2 है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलिए अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग एक्सपेंड करके तोड़ते हैं, आगे ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर इंटू, इस कैप को अगर तोड़ते हैं, यूनिट वेक्टर के कैप को तोड़ते हैं, तो याद कीजिए इसका मतलब क्या हो गया, आर वेक्टर और बाय में उसका मैग्नीट्यूड, है ना। कोई देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को। कोई वेक्टर है आर कैप, इसका मतलब होता है आर वेक्टर और बाय में उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आपका R12 था, R12 पर वेक्टर लिखे, लेकिन नीचे सिर्फ R लिख रहे हैं, R12 नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन थोड़ी ना दिया हुआ कि 1 2 और 2 1 लिखेंगे, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू बता रहा है। इसका अगर 1 2 और 2 1 लिखे तो 1 2 का मतलब 1 से 2 की ओर, 2 से 1 2 1 लिखे तो 2 से 1 की ओर, तो नीचे का तो मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन दिखा नहीं रहा, तो इसके इसमें यहाँ 1 2 या 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे, तो यहाँ पर देखिए अगला क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय में, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पर आर है, हो जाएगा आर का क्यूब इंटू यहाँ पर आर वेक्टर 1 2, ये निकल गया कितना बराबर, F21 बराबर, F21 मतलब 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण, है ना। ये 2 पर जो फोर्स लग रहा है, 2 पर जो फोर्स लग रहा है 1 के कारण, वो कितना फोर्स लग रहा है,
तो पता चला 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय में R का क्यूब इंटू R वेक्टर यहाँ पर है 1 से 2 की ओर। ये तो निकल गया सेकेंड पर लगने वाला फोर्स फर्स्ट के कारण, मतलब F21 निकला। अब F12 हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग F12 निकालते हैं और देखते हैं उसमें क्या होगा। ठीक है, चलिए तो F12 निकालने के लिए चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि 1 पर फोर्स जो लगा होगा, चार्ज 1 पर फोर्स लगा 2 के कारण कितना फोर्स लगा। मतलब 1 पर जो फोर्स लगा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो 100% इस पर फोर्स इस साइड लगा हो, धकेलने का काम कर रहा होगा, इस साइड फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स होगा? तो ये होगा फोर्स F, ये फोर्स होगा F1 पर लग रहा है 2 के कारण, F12 है ना। ये फोर्स होगा F12 जो इस साइड लग रहा है, 1 पर लग रहा है 2 के कारण इस साइड लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर इंटू यहाँ पर यूनिट वेक्टर किस साइड, तो 1 पर लग रहा है फोर्स इस साइड, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ध्यान दीजिए, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। किस साइड? 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर है ना, 2 से 1 की ओर लग रहा है फोर्स, ये 2 से 1 की ओर लग रहा है फोर्स। चलिए इसको अगर सोल्व कर देते हैं आगे जाके, तो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर इंटू, इसको तोड़ देते हैं अगर तो क्या आ जाएगा, R का वेक्टर 2 से 1 की और बाय में R। अगर एक स्टेप ले जाते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय में R का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा R वेक्टर 2 1, ये आपका है 1 2, ये आपका है 1 2, F12 इधर R21। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग अभी दोनों कैलकुलेट कर लिए। हम लोग कैलकुलेट किया कि F21 कितना, मतलब 2 पर लग रहा होगा 1 के कारण उसको कितना है, और 1 पर लग रहा होगा 2 के कारण वो कितना है। दोनों कैलकुलेशन हो चुका है, F12 भी निकल चुका है, F21 भी निकल चुका है। फ्रेंड्स ये जो लोग कैलकुलेट किए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो कैलकुलेशन अभी हम लोग लास्ट में लाए हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें, चूंकि R12 और R21 इन दोनों पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं क्या है। तो R12 का मतलब क्या है कि डिस्टेंस, ये तो आप यहाँ से यहाँ तक है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। लेकिन 1 2 का मतलब 1 से 2 की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। और अगर R21 का बात करते हैं तो R21 का मतलब है 2 से 1 की ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, है ना। तो है तो दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो R तो सेम है वैल्यू उसका, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग बता रहा है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट बता रहा है। 1 2 मतलब इस साइड और 2 1 का मतलब इस साइड, तो दोनों जस्ट अपोजिट है, वैल्यू दोनों का सेम है, मतलब दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन इनका सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो काम बन जाएगा, होगा। R12 या R21 दोनों सेम है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन का अपोजिट है दोनों में, इसलिए एक में माइनस लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर R12 बराबर हो जाएगा माइनस R21। तो अगर यही चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पर इस जगह पर R21 जो है वहां पर लिख दें, अगर माइनस R12 अगर लिख देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। चलिए, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय में R का क्यूब, और यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें जो R21 दिया हुआ था, R21 का मतलब हो गया माइनस R12, है ना, माइनस R12। ये माइनस, अगर इसको हम आगे स्टेप सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस इधर निकल जाएगा और हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1
Q2 बाय में R का क्यूब इंटू यहाँ पर आ जाएगा R12। ये क्या निकला है F12 बराबर हो गया माइनस 1/4 इंटू Q1 Q2 R क्यूब इंटू R12। अगर इस माइनस को छोड़ दें, इस माइनस को छोड़ के बाकी जो बचा है यहाँ पर 1/4 इंटू Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R12, के पीछे जो हम लोग फाइंड किए थे F21 का वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा। तो ये F21 का वैल्यू है, ये वैल्यू है F21 का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये F12 बराबर, ये तो माइनस रहेगा और बाकी माइनस को छोड़ के जो बचा ये पार्ट पूरा, ये दिख रहा है, ये पूरा वैल्यू आप देखिए पीछे, इसके पहले मिटा दिया, उसको देख लीजिएगा पीछे, वहां पर आया हुआ ये है था F21 का वैल्यू, है ना। F12 बराबर हो गया माइनस F21, और यही है जो हमको चाहिए था वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के बाद। वेक्टर फॉर्म को स्टडी करने से अपने को ये बात पता चला कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जितना था तो जानते थे कूलम्ब्स लॉ से, लेकिन अगर हम पूछे कि Q2 पर Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, या तो Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, तो आंसर आएगा दोनों सेम फोर्स लग रहा है। F21 और F12 दोनों बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन का अपोजिट, मतलब डायरेक्शन उल्टा है ना, सिर्फ डायरेक्शन बदला हुआ है। माइनस के कारण क्या पता चलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदला हुआ, बाकी दोनों का वैल्यू सेम सेम होगा। मतलब अगर हम क्वेश्चन पूछे आपसे कि आप बताइए कि Q1, सपोज Q1 जो Q2 पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, Q1 Q2 पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो आंसर आएगा 10 न्यूटन ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कितना होगा, सेम वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन माइनस लगा रहेगा वहां पर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन शो करेगा वो। अगर Q1 Q2 पर लगा रहा है 15 न्यूटन, तो Q2 भी Q1 पर लगाएगा 15 ही न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। समझ पाए। तो वेक्टर फॉर्म में पढ़ने का स्टडी करने से हम लोग ये बात समझ में आता है कि कितना मतलब दोनों के बीच जो वैल्यू लग रहा है वो दोनों पर सेम सेम फोर्स लग रहा है कि अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो ध्यान रखिए कि अगर Q1 Q2 पर 10 न्यूटन फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 पर 10 न्यूटन, मतलब सेम फोर्स लगता है, सिर्फ डायरेक्शन बदला हुआ होता है, बाकी सेम सेम फोर्स लगता है। तो इस प्रकार हम लोग का वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया कूलम्ब्स लॉ का। अगले वीडियो में हम लोग सुपरपोजिशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।